हेलो दोस्तों, आप लोगों का देसी फिजिक्स की आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम सीखेंगे विद्युत विधुर की निरक्षीय रेखा, जिसे विषुवतीय तल पर स्थित रेखा भी कहा जा सकता है, उस पे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या बात कही जा रही है, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक विधुर आपको दिया हुआ है, नाम है इसका AB। आवेश हमेशा की तरह -q और +q है, और दोनों आवेशों के बीच की जो कुल दूरी है वो मान लीजिए 2a है। और हमें क्या करना है, इस विधुर के केंद्र से गुजरने वाली इस लंबवत रेखा, इसी रेखा को कहते हैं निरक्षीय रेखा। और इस रेखा से गुजरने वाला ये जो ऊर्ध्वाधर तल है, इस तल को कहा जाता है विषुवतीय तल। आपको इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा टारगेट है। मान लीजिए कि केंद्र से दूरी बिंदु P की R से दिखाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट लिखते हैं कि माना हमें किसी विद्युत विधुर AB के केंद्र O से r दूरी पर स्थित, देखिए केंद्र O से r दूरी पर स्थित है, कोमा विधुर की निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करना है। अब एक एक करके हमेशा की तरह बिंदु P पर क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर उनका परिणामी ज्ञात करेंगे। देखेंगे सबसे पहले ये जो माइनस का आवेश है, ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न करेगा, याद करिए। आपने पढ़ा है कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ऋणावेश के लिए अनंत से आवेश की ओर आता है। तो अनंत से कहीं आवेश की ओर इस तरफ आएगा, इसको हम कह देंगे E1। इसी प्रकार से ये जो धनावेश है, इसका विद्युत क्षेत्र जरा याद करिए कैसा होता है। धनावेश का क्षेत्र आपको पता है आवेश से त्रिज्य रूप से अनंत की तरफ होता है। तो आवेश से बिंदु P को मिलाते हुए इस प्रकार से सीधा बाहर। आप देख सकते हैं ये आवेश के केंद्र की ओर अंदर, ये आवेश के केंद्र से बाहर की ओर, ये त्रिज्य रूप से बाहर, ये त्रिज्य रूप से अंदर। अब हम ये देखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आप अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं, आप घटक करके भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीकों से परिणामी मान ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इसकी कुछ औपचारिकताएं करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जरा ध्यान से आप देखें, इस त्रिभुज में हमने मान लिया कि ये जो एंगल है PAB, ये थीटा है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें ये भुजा इस AB भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस भुजा की जो लंबाई है वो इस भुजा के बराबर होगी। मान लिया कि ये जो PB भुजा है वो PA के बराबर है और इसका मान x है। ये दोनों भुजाएं मैंने x मान ली। मान लिया कि PA
और पी बी दोनों की ही लंबाई x है, ऐसा हमने मान लिया। आगे हम इसका मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये चीज स्टार्ट हो गई। अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका परिणामी मान कैसे ज्ञात होगा। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करते हैं तीव्रता। यहां बिंदु ए पर स्थित ऋण आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु ई पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए हम इसको कह रहे हैं E1, तो E1। अब सबसे पहले माध्यम की बात करते हैं। तो मान लिया यहां माध्यम निर्वात है, तो K यूज कर लेंगे। K परिमाण आवेश का Q। यहां ये ध्यान दें कि चाहे आवेश माइनस का हो चाहे प्लस का, आपको यहां माइनस नहीं लेना है। परिमाण में हम माइनस नहीं लेते हैं। माइनस का जो प्रभाव है वो दिशा में अपने आप आ जाएगा। अब आते हैं दूरी पर। तो A से P की दूरी है x बटे x स्क्वायर। ये इसका परिमाण हो गया। अब जरा दिशा की बात करते हैं। दिशा है PA, P से A की तरफ, क्योंकि माइनस का है इसलिए PA। तो हम लिख देंगे PA कैप। देखिए इस PA कैप में ये बात अपने आप आ गई कि ये माइनस का चार्ज है। यदि ये प्लस का होता तो दिशा विपरीत होती। तो PA दिशा से अपने आप ये स्पष्ट हो गया कि Q जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपको अलग से नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां K क्या चीज है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और PA कैप क्या चीज है? PA सदिश की दिशा में एकांक सदिश है। कुछ किताबों में यहां PA के अनुदिश भी लिखा हुआ आता है, वो एक ही बात है। आप PA के अनुदिश कह दें, PA कैप कह दें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये क्यों हुआ? तो आप जरा गौर से इस त्रिभुज को देखें, AOP समकोण त्रिभुज AOP में हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय। तो वो कहती है कि कर्ण स्क्वायर का मान आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर है x स्क्वायर, वो बराबर होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये पूरी दूरी 2a है तो आधी दूरी हो गई A, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 1। और ठीक इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि धनात्मक आवेश का बिंदु P पर क्षेत्र क्या है। तो हम कहेंगे इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित धन आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए ये E2 है, K वही रहेगा, माध्यम वही है, आवेश Q, दूरी x, दिशा पे ध्यान दीजिए, दिशा है B से P की तरफ। तो हम कहेंगे BP कैप, K का मान वही है, और BP कैप क्या है? ये हो गया BP सदिश की दिशा में एकांक सदिश। तो अब आप E2 सदिश को ऐसे भी कह सकते हैं KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B
पी कैप। ये नंबर 2, इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो हम सीख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का मान क्या है। चाहे आप इस त्रिभुज में ज्ञात करें चाहे इस त्रिभुज में ज्ञात करें, वही रहेगा, सेम। अब आप गौर से देखें समीकरण 1 और 2 दोनों के परिमाण समान हैं, बस दिशाएं अलग अलग है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि दोनों का परिमाण समान है। E1 और E2 का ध्यान दें, मैंने ऊपर सदिश नहीं लगाया है, सिर्फ परिमाण की बात हो रही है। तो परिमाण है KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सिर्फ परिमाण लेना है। चलो जब दोनों बराबर ही हैं तो इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको नया नाम दे देते हैं E। मान लिया, ये लीजिए नंबर 3। तो अब ये तो तय हो गया कि बिंदु P पर E1 सदिश और E2 सदिश के परिमाण बराबर है, उसको हमने नाम दे दिया E। इसका परिमाण भी E है, इसका परिमाण भी E है। अब इसके आगे थोड़ी और गणित करते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम बिंदु P पर परिणामी मान ज्ञात करें। परिणामी मान ज्ञात करने के लिए हम घटक करने का तरीका भी काम में ले सकते हैं। इसके लिए हम E1 सदिश और E2 सदिश, जो दोनों सदिश आपको दिख रहे हैं, इनके घटक करते हैं और उन घटकों के द्वारा बिंदु P पर परिणामी मान ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं उसका क्या तरीका है। सबसे पहले यहां से एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए हमने इस रेखा को नाम दिया PC। तो अब हम बिंदु P से एक क्षैतिज रेखा PC खींचते हैं। हमने शुरू में मान रखा था कि PAB और PBA दोनों थीटा है। माना एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBA इज इक्वल्स टू थीटा, ये हमने शुरू में मान रखे थे। अब आप गौर से देखें कि ये जो एंगल है CPA और PAB आपस में बराबर है, क्योंकि आपने सीखा है कि ये कोण बराबर होते हैं, इन कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण। अतः एंगल CPA बराबर होगा PAB के। कौन से कोण है? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। CPA PAB के बराबर है, तो ये भी थीटा हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए यहां मैं आगे एक बिंदु मान लेता हूं D। तो आप देखेंगे एंगल CPD बराबर है PBA के। कौन सा कोण है? संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। आप लोग ये जानते हैं कि ऐसे यदि दो रेखाएं समांतर जा रही हों और ऐसे एक रेखा उनको काटती हुई जाए तिर्यक रेखा, तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो ये रेखा खींचकर हमने दोनों कोण निर्धारित कर दिए, ये दोनों कोण डिसाइड कर लिए। अब घटक करते हैं और परिणामी मान ज्ञात करते हैं। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
ज्ञात करने के लिए E1 सदिश व E2 सदिश के घटक करते हैं, उसके कंपोनेंट्स लेते हैं, उसको डिसोशिएट करते हैं। आपने 11वीं क्लास में घटक करने का तरीका सीखा था, एक बार उसको याद करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सदिश है, इसका इस रेखा से कोण है थीटा, तो जिस रेखा से कोण बनता है उस पर आता है कॉस घटक, और इस रेखा के लंबवत आता है साइन घटक। हमेशा ध्यान रखें कि जिसके आप घटक करते हैं वह सदिश हमेशा घटकों के बीच में रहता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को हम काम में लेते हुए E1 और E2 के घटक करेंगे। तो देखते हैं, E2 सदिश का एक घटक आपको मिलेगा इस दिशा में जहां से कोण बन रहा है, ये होगा E2 cos थीटा। ऐसे ही cos घटक के लंबवत E2 sin थीटा। ऐसे ही जब हम E1 सदिश के घटक करेंगे तो जहां से कोण बन रहा है उस रेखा पर आएगा E1 cos थीटा, और इसके लंबवत इधर मिलेगा E1 sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। अभी हमने सीखा था कि E1 और E2 बराबर है, तो ये दोनों घटक एक दूसरे को काट देंगे, निरस्त कर देंगे, जबकि ये घटक एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता इस दिशा में प्राप्त होगी, ये हमने घटक करके पता लगा लिया। हम पाते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट्स जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्राप्त होते हैं, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। यदि इधर से 10 न्यूटन का बल लगे और इधर भी 10 न्यूटन का बल लगे तो परिणामी बल 0। दो सदिश यदि बराबर हों, दिशा में परिमाण में बराबर हों और दिशा में विपरीत हों तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जबकि ये जुड़ जाएंगे। जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता मिलेगी वो इस दिशा में मिलेगी, दोनों जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता तो आप देखेंगे कि ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे, और हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि होती है, तो हम यह दिशा भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि ये दिशा है P सदिश की,
विधुर्व आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस, और ये दिशा है विपरीत, तो हम लगा सकते हैं माइनस पी कैप, इसके भी लगा सकते हैं माइनस पी कैप। अब हमने सदिश रूप में ले लिए दोनों घटक, इन दोनों का योग करेंगे तो ये भी सदिश रूप में मिलेगा। यहां माइनस पी कैप क्या है, पी सदिश की विपरीत दिशा में एकांक सदिश। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आपने पीछे सीखा था कि E1 और E2 का परिमाण बराबर है, उसको हमने E कहा था, तो यहां लिख सकते हैं E cos थीटा माइनस पी कैप, E cos थीटा माइनस पी कैप, क्योंकि E1 बराबर E2 बराबर E, ये हमने अभी माना था पीछे, तो E1 और E2 की जगह E रख दिया, तो आपको मिलेगा 2E cos थीटा माइनस पी कैप। ये समीकरण संख्या 4। E का मान आपको समीकरण 3 से आता है। cos थीटा का मान आप इन दोनों समकोण त्रिभुजों में से किसी भी समकोण त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं चित्र से। समकोण त्रिभुज, मान लीजिए हमने ये लिया, AOP की बात करते हैं, तो cos थीटा हमें मिलेगा आधार बटे कर्ण AP, इसकी वैल्यू है A, इसकी वैल्यू है X, और X का मान रख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की 1/2 या अंडर रूट भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये A का और ये नीचे X का मान। अब ये cos थीटा का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं, E का मान भी समीकरण 3 से रख देते हैं, तो देखते हैं। समीकरण 3 से E और 5 से cos थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर ये दोनों मान इसमें रख देते हैं 4 में, तो आप देखेंगे E का मान है KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा का मान है A बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल घात 1/2, और माइनस पी कैप पढ़ाएंगे। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। टू को हम यहां ले गए, ये ब्रैकेट की घात है 1 और इस ब्रैकेट की घात है आधी, एक और आधे को जोड़ेंगे तो 3/2, और आगे माइनस पी कैप। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इस माइनस को आगे ले आते हैं, Q गुणा 2A पी कैप को लिख देते हैं पी सदिश, ये आपका उत्तर आ गया। यहां P सदिश का जो परिमाण है वो Q गुणा 2A है और दिशा है P कैप। Q गुणा 2A P कैप की जगह लिख दिया P सदिश, माइनस लगा दिया आगे। इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको नंबर लगा देते हैं समीकरण नंबर 6। ये
निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला है, जो दूरी चाहे कम हो और चाहे ज्यादा, कम दूरी ले लें चाहे ज्यादा दूरी ले लें, दोनों ही के लिए ये सूत्र लग सकता है। पर हम द्विध्रुव के सूत्र हमेशा बड़ी दूरियों के लिए ही याद करते हैं, तो यहाँ एक कंडीशन हम लगाएंगे। मान लेते हैं कि बिंदु P बहुत बड़ी दूरी पर है, यानी r का मान बहुत बड़ा है इस a की तुलना में। यदि बिंदु P अत्यधिक दूरी पर है, अर्थात r बहुत बड़ा है इससे, तो r का स्क्वायर तो और बड़ा होगा। छोटी चीज का स्क्वायर और बड़ी चीज के स्क्वायर की तुलना करें तो बड़ी राशि का स्क्वायर और बड़ा होगा। जैसे 10 का मान बड़ा है 2 से, अब इन दोनों का स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 100 और ये मिलेगा 4, तो इन दोनों का अंतर और बड़ा हो गया, और एक बार स्क्वायर और कर दें तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a का स्क्वायर बहुत छोटी राशि है, अतः a स्क्वायर को छोड़ देंगे, नगण्य मानकर छोड़ने पर तो आपको मिलेगा इस a स्क्वायर को छोड़ने के बाद क्या बचेगा, r स्क्वायर की घात 3 बटा 2 घात से 2 घात कटेगी और आपका रिजल्ट बनेगा r3। इसको आप लोग याद रखें, ये फाइनल रिजल्ट है, आपको परीक्षा में यहां तक करके आना है। एक बात फिर यहां से समझ लीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव की, वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती है, जैसा कि अक्ष पर था, दोनों में एक जैसा है। दूसरी बात पे ध्यान दीजिए कि निरक्ष पर जो तीव्रता है वो p सदिश के विपरीत है, p सदिश के विपरीत मिलती है, ये बात ध्यान देने लायक है। अक्ष पे आपने देखा था p सदिश की दिशा में आती है, लेकिन निरक्ष पर p सदिश की विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। अब हम थोड़ी सी तुलना करते हैं अक्ष की तीव्रता और निरक्ष की तीव्रता में। अक्ष की तीव्रता पीछे हमने सीख ली, निरक्ष की तीव्रता भी सीख ली, अब दोनों में तुलना करते हैं। विद्युत, इसको आप नोट लगा के लिखें, ये नोट लगा के लास्ट में नोट कर देंगे। विध्रुव की अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर, ये हम देखते हैं क्या अंतर है। पहली बात, अक्ष पर तीव्रता p सदिश की दिशा में है, जबकि निरक्ष पर तीव्रता p सदिश की विपरीत दिशा में होती है। पहला अंतर है। दूसरा, यदि दूरी r समान ली जाए तो अक्ष पर तीव्रता क्या होती है, याद करिए, 2kp/r³।
और निरक्ष पर क्या होती है, KP/R³ माइनस हम नहीं ले रहे क्योंकि परिमाण की बात हो रही है, दिशा की बात हम कर चुके हैं। अब जरा इन दोनों को गौर से देखिए, निरक्ष वाले मान का अक्ष वाला मान जो है वो दुगना है। निरक्ष वाले मान को दुगना करेंगे तो अक्ष वाला मान मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अक्ष पर तीव्रता है वो दुगनी होती है निरक्ष की तीव्रता की। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ऐसे हम अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता याद कर सकते हैं और इन दोनों में अंतर बता सकते हैं। और समानता दोनों में क्या है कि दोनों में ही E/R³ के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों में समानता बताई जा सकती है। थैंक यू।